ब्रेक के बाद हाजिर है एक बड़ी खबर लेकर। बड़ी खबर यह है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले एनसीपी नेताओं के साथ इस वक्त बैठक कर रही हैं। पार्टी की रणनीति पर चर्चा हो रही है। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुप्रिया सुले और इस वक्त एनसीपी के नेताओं के साथ उनकी बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी की रणनीति पर चर्चा हो रही है। सुप्रिया सुले ने यह बैठक बुलाई है और एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले अब बैठक करके डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही हैं। और कहा जा रहा है कि एनसीपी का अध्यक्ष पद नहीं मिलने से अजित पवार काफी नाराज थे, क्योंकि पहली बार जब 2 मई को शरद पवार ने एनसीपी छोड़ी थी तो इस बात की पूरी संभावना थी कि अजित पवार को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। लेकिन जब पार्टी नेताओं और समर्थकों ने शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने का विरोध किया तो अजित पवार ने भारी मन से मीडिया के सामने आकर शरद पवार से अध्यक्ष पद न छोड़ने की अपील की थी। मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। अजित पवार को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि शरद पवार अपना फैसला नहीं बदलेंगे और उन्हें ही एनसीपी का अगला अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन 4 दिन में ही शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था और जब वे इस बात की जानकारी देने मीडिया के सामने आए तो अजित पवार वहां मौजूद नहीं थे। तब भी इस बात की खूब चर्चा हुई थी कि शरद पवार के वापस लौटने से अजित पवार नाराज हैं। तो अजित पवार को एक गुंजाइश लग रही थी, क्योंकि शरद पवार ने इस्तीफा दिया था और रोटी पलटने की बात भी कही थी। वहीं अजित पवार की नाराजगी उस वक्त भी देखने को मिली थी जब 10 जून को शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। और यही वजह रही कि जब मंच से शरद पवार कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे उस दौरान उनके भतीजे अजित पवार मुंह लटकाए वहां बैठे हुए थे। उनके हाव भाव से साफ नजर आ रहा था कि वो सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने और उन्हें किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं मिलने से खुश नहीं थे। अजित पवार के साथ इस दौरान वहां मंच पर एनसीपी के कई बड़े नेता बैठे हुए थे, लेकिन अजित पवार ना तो किसी की तरफ देख रहे थे और ना ही वो किसी से बात कर रहे थे। जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि वो इस फैसले से नाखुश थे। अजित पवार के हाथ में उस दौरान पानी की एक खाली बोतल भी थी, जिसे हिलाते हुए वो किसी गंभीर सोच में डूबे नजर आए। न तो उनका ध्यान किसी की बात पर था और न ही वो सामने बैठे कार्यकर्ताओं की तरफ देख रहे थे। एनसीपी में हलचल मचाने वाले अजित पवार के इस फैसले पर संजय राउत ने बड़ा दावा किया। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी अजित पवार को जेल भेजने वाली थी, इसीलिए वो एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए और मंत्री पद की शपथ ले ली। मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने एक और चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि शिंदे गुट के विधायक अयोग्य होने वाले हैं और इसीलिए सरकार को बचाने के लिए अजित पवार को एनडीए गठबंधन में शामिल कराया गया है, ताकि अगर विधायक अयोग्य हो जाते हैं तो उन्हें बैकअप सपोर्ट मिल सके। मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट दिया है। संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र की सियासत में आज जो घटनाक्रम देखने को मिला है इसकी जानकारी उन्हें पहले से थी। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र को जल्द एक नया सीएम मिलने का सनसनीखेज दावा करके भी महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा दी। और मैं और एक बात कहता हूँ, अब चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। वहीं अजित पवार की बगावत पर कांग्रेस ने तीखी नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने दावा किया कि जो लोग महाविकास आघाड़ी को छोड़कर गए हैं वो सत्ता के लिए बेचैन थे। वहीं तारिक अनवर ने इसे ऑपरेशन ईडी से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि जो लोग एनसीपी छोड़कर मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं वो सब ईडी के सताए हुए लोग हैं। ये ईडी ऑपरेशन है, कमल ऑपरेशन तो ही है, लेकिन साथ साथ ईडी का भी ऑपरेशन है। ईडी से कैसे बचा जाए, उनकी परेशानियों से कैसे बचा जाए, ये उनके सामने एक समस्या थी जहां तक मैं समझता हूँ। लेकिन जो भी जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो अच्छा नहीं किया है। उनको किसी भी तरह से ईडी के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी महाराष्ट्र में हुए सियासी घटनाक्रम पर चिंता जताई। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी सत्ता को दोबारा पाने के लिए ऐसे तमाम प्रयोग करेगी।
तो महाराष्ट्र में हो रहा है और मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी की, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। आप देखना लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितनी नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है। अजित पवार की तरफ से पार्टी को यह झटका ऐसे वक्त में दिया गया है जब शरद पवार और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच 2019 में सरकार बनाने के मुद्दे पर वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। फडणवीस ने यह दावा किया था कि 2019 में शरद पवार ने साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कही थी, लेकिन अजित पवार के शपथ लेने से पहले ही समर्थन वापस ले लिया था। तो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाने वाले अजित पवार ने दावा किया कि एनसीपी के सभी नेता और कार्यकर्ता उनके साथ हैं, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि एनसीपी की कमान किसके हाथ में होगी, क्योंकि अजित पवार के साथ एनसीपी के 8 विधायक भी शपथ लेकर मंत्री बने और दावा किया जा रहा है कि एनसीपी के बाकी विधायक भी उनके साथ हैं। अजित पवार के इस दावे का बीजेपी ने भी समर्थन किया। एनसीपी पार्टी ने ही समर्थन दिया है। एनसीपी पार्टी के सभी विधायक इन्होंने तय किया, विश्व गौरव देश नायक गरीबों के मसीहा जो किसानों के सम्मान में, गरीबों के शान में इस देश का गौरव बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको सहकार्य देने का संकल्प उन्होंने किया। इस बीच एनडीए में शामिल आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने अजित पवार के इस कदम का स्वागत किया। मुझे लगता है कि अजित पवार बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे और अजित पवार जी चाहते थे कि भाई बीजेपी के साथ अपना गठबंधन होना चाहिए, लेकिन शरद पवार साहब ने नहीं माना और इसीलिए अजित पवार ने जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। रामदास अठावले ने अजित पवार के इस कदम को महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन बताया। महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने के बाद अब एनसीपी उसी रास्ते पर बढ़ चुकी है। अजित पवार ने महाराष्ट्र के विकास के लिए बीजेपी के साथ जाने की बात कही, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को अजित पवार की जरूरत क्यों पड़ी। तो माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में शिवसेना के गठबंधन के साथ 41 सीटें यहां पर जीती थी। बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़कर 18 सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र में अपना विस्तार करना चाहती है और साथ ही ठाकरे परिवार से होने वाले नुकसान से भी बचना चाहती है। ऐसे में जब पार्टी अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है, तब पार्टी किसी भी सूरत में अपनी लोकसभा सीटों की टैली को कम नहीं होने देना चाहती। 2024 में पहली बार बीजेपी लोकसभा के चुनावों में अपने परंपरागत सहयोगी ठाकरे परिवार से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। अजित पवार के साथ आने के पीछे कोई भी कारण हो, लेकिन बीजेपी मिशन 2024 को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। शरद पवार और उद्धव कमजोर होंगे तो बीजेपी की स्थिति बेहतर होना तय माना जा रहा है। और महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की गाड़ी पलटाने वाले अजित पवार के बहाने विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ता पाने के लिए बीजेपी ने एनसीपी को तोड़ दिया और अपने सियासी फायदे के लिए अजित पवार का इस्तेमाल किया। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी कई दागी नेता बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद उनके भ्रष्टाचार के दाग धुल गए। आतिशी ने बीजेपी पर संविधान के अपमान का आरोप लगाया। हमारे देश में संविधान ये कहता है कि जनता वोट देगी, जो चुन के आएगा उसकी सरकार बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से सरकार बनाती है, सरकारें तोड़ती है, सरकारें गिराती है, गैर संवैधानिक काम करती है। उधर आरजेडी ने भी आरोप लगाया कि सत्ता पाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। भाजपा क्या क्या कर सकती है सत्ता प्राप्ति के लिए, किस हद तक जा सकती है, कहां कहां प्रहार कर सकती है, सबको पता है और सब लोग कमर कस रखा है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान नहीं करती और आज देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। तो एक बार बागी हो चुके अजित पवार फिर से बगावत कर सकते हैं, इसका एहसास एनसीपी प्रमुख शरद पवार को पहले से ही था। यही वजह रही कि उन्होंने पार्टी के अंदर बेटी सुप्रिया सुले को भतीजे से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां दी।
लेकिन इस बदलाव से पहले ही अजित पवार के दिल और दिमाग में मची हलचल की झलक तब मिलने लगी थी जब शरद पवार ने अपने इस्तीफे के फैसले का ऐलान 2 मई को किया था। पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफे के ऐलान के अचानक लिए गए फैसले से पार्टी के कार्यकर्ता सदमे जैसी स्थिति में दिखे और उन्होंने पवार के फैसले का विरोध शुरू कर दिया। ऐसे में एक बार अजित पवार पार्टी कार्यकर्ताओं पर झल्लाते भी दिखे। हालांकि तब उन्होंने अपनी भावनाओं को छुपाया और भरसक कोशिश की कि उनके हाव भाव से कोई गलत संदेश न जाए। आपकी जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने मेरा सुनना चाहिए और ये यहाँ से कार्यकर्ता उठ के अपने अपने घर जाए। तब कई जानकारों ने माना था कि अजित को राजनीतिक विरासत सौंपने के लिए पवार अपने इस्तीफे की तरफ बढ़े थे, लेकिन पवार ने इस्तीफा वापस लेकर भतीजे अजित की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कई जानकारों को अजित पवार के बागी रुख से हैरानी नहीं हुई, लेकिन ये सच है कि अजित पवार शिंदे मंत्रिमंडल में जिन सहयोगियों को साथ लेकर शपथ लेने राजभवन पहुंचे थे, उसने हर किसी को जरूर हैरान कर दिया, क्योंकि इनमें कई ऐसे चेहरे हैं जो शरद पवार के प्रति अपनी निष्ठा की कस्में बार बार खाते रहे हैं। इसी साल 2 मई को जब शरद पवार ने अचानक पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान किया तो कई बड़े नेता विरोध में खुलकर सामने आ गए। इनमें छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल प्रमुख रहे। शिंदे मंत्रिमंडल में अजित पवार के साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले छगन भुजबल तब पवार को मनाने की बात करते नजर आए थे जब 2 मई को शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान किया था। इसी तरह अजित पवार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को देखकर भी कई लोग चौंक पड़े, क्योंकि तब प्रफुल्ल पटेल भी शरद पवार के नाम की कस्में खाते दिखे थे। अभी हम सब लोग शरद पवार जी के पास जाएंगे, कुछ वरिष्ठ लोग, और उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे और हमारी उम्मीद है कि हम उनको मनाने में सफल होंगे। लेकिन इसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। इससे पहले 18 अप्रैल को सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में बगावत की आशंका जताई थी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र में बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। काल प्रकाश आंबेडकर बोलताना म्हणले की येणाऱ्या 15 दिवसांमध्ये 2 राज्यात खूप मोठे बॉम्बस्फोट होणार आहेत राजकीय। नाही राज्यात नाही, दिल्लीला आणि एक दिल्लीत आणि एक राज्यात 2 होणार। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने जिस तरह पिछले दिनों पार्टी संगठन में फेरबदल किया था, उसके बाद से उनके भतीजे अजित पवार की नाराजगी की खबरें सामने आने लगी थी। ये दूसरा मौका है जब अजित पवार ने अलग रास्ता अख्तियार किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शरद पवार भतीजे का मन नहीं पढ़ पाए, क्योंकि पार्टी में जिस तरह से टूट हुई है उससे ये बगावत दिख रही है। पिछली बार भी अजित पवार काफी सारे विधायकों को लेकर चले गए थे। अजित पवार और विधायकों को वापस लाने के लिए शरद पवार को जोर आजमाइश करनी पड़ी थी। बहुत मुश्किल के बाद गुरुग्राम तक गए विधायक पार्टी में लौटे थे। इस बार एनसीपी में फूट तब पड़ी जब शरद पवार पटना में विपक्षी एकता की बैठक में पहुंचे थे, जिसमें उनके साथ बेटी सुप्रिया सुले भी गई थी। इस दौरान अजित पवार ने 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी नेहरू और इंदिरा जैसे करिश्माई नेता हैं। अजित पवार ने अप्रैल में भी प्रधानमंत्री की तारीफ की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 सांसदों वाली बीजेपी मोदी की वजह से ही 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाई। अजित पवार अपने हाव भाव से बगावत का इशारा तो कर रहे थे, जिसे शायद शरद पवार पढ़ नहीं सके। सियासत में माहिर माने जाने वाले शरद पवार को उन्हीं के भतीजे ने ऐसी पटकनी दी कि एनसीपी चारों खाने चित हो गई। शरद पवार सदमे में चले गए और महाविकास आघाड़ी के नेता हैरान रह गए। अजित पवार ने 2019 में भी ठीक ऐसा ही दांव खेला था और रात रात अपने समर्थक विधायकों के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। 2019 में हुए चुनाव के बाद किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी और शिवसेना में सीएम पद को लेकर सियासत हावी हो गई थी। सीएम पद के फॉर्मूले में उद्धव ठाकरे पहले सीएम बनने की जिद पर अड़ गए, जिसके बाद सरकार गठन में मुश्किलें बढ़ गईं और तभी देवेंद्र फडणवीस को अजित पवार का साथ मिला। उस समय भी बिना किसी आहट के अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने सरकार गठन की तैयारी पूरी की और सुबह सुबह राजभवन पहुंचकर फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली।
और उनके साथ ही अजित पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की कमान संभाल ली। बहुत दिन आपने देखा, चुनाव 24 तारीख को रिजल्ट आया, तब से अभी तक कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं सका। इस खबर के सामने आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। सियासी पंडित अजित पवार के इस दाव से हैरान रह गए। कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही अजित अपना सियासी दाव चल चुके थे। लेकिन तब शरद पवार ने भी हार नहीं मानी और अपने विधायकों पर काबू पाने में वो कामयाब रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और 72 घंटों के अंदर ही सरकार गिर गई। शरद पवार ने अजित पवार को आश्वासन दिया कि महाविकास आघाड़ी की सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम पद दिया जाएगा, जिस पर वो मान गए और फडणवीस से उन्होंने किनारा कर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी और उसमें भी अजित पवार को डिप्टी सीएम का पद मिला था।